नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आज आपके साथ ग्रहण मीमांसा पर, सूर्य ग्रहण मीमांसा, इस पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 21 जून 2020 रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। उसके विषय में आज चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इस सूर्य ग्रहण के विषय में जो मेरे ज्योतिष विषय के गुरु हैं, मेरे अग्रज, मेरे पूज्य प्रातः स्मरणीय परमादरणीय आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, उन्होंने एक अपना लेख प्रकाशित किया है। पहले मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। परम आदरणीय मेरे अग्रज एक पंचांगकार हैं, ज्योतिर्विद हैं और उन्होंने सहस्त्राधिक ज्योतिष ग्रंथों पर सांगोपांग अध्ययन करा हुआ है और उन्हीं के सानिध्य में रह करके मैंने भी कुछ तथ्य ज्योतिष के विषय में उनसे जाने हैं। मैं सर्वप्रथम दिखाना चाहता हूं जो उनके द्वारा परिगणित पंचांग है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, वर्षांक 6। यह आप गिरिजा माता के मंदिर का परिदृश्य उसका देख रहे हैं और डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, उनका छाया चित्र इस पंचांग पर यहाँ पर लगा हुआ है। यह पंचांग कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर, नैनीताल के पास में गिरिजा माता मंदिर के अक्षांश लैटिट्यूड 29.3 अर्थात 29.5 अक्षांश पर लिया गया है। उसके अक्षांश से 29.5 अक्षांश से इस पंचांग की परिगणना होती है। अब इस ग्रहण के विषय में बताने से पहले मैं आपको आचार्य श्री के ग्रहण के गूढ़ ज्ञान के विषय में बताना चाहता हूँ। मित्रों, मैं उस व्यक्ति के विषय में जो मेरे परम आदरणीय हैं, मेरे अग्रज डॉक्टर आचार्य रमेश चंद्र जोशी, एक ज्योतिष का छात्र होने के नाते मैं अपने ज्योतिष के जो गुरु हैं उनका यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उनके विषय में कि ग्रहण विषय पर, ग्रहण का जो गणित है उस विषय पर उनकी कितनी अधिक पकड़ है, उसके विषय में जो पंचांग श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग पेज नंबर 12 पर उनके ग्रहण गणित पर लिखा हुआ है, जो उनकी वंशावली है, उस वंशावली में यहाँ पर आप अंडरलाइन देखेंगे, लिखा हुआ है ज्यामिति हो या त्रिकोणमिति, गूढ़ सूत्र हो ग्रहण गणित के, अंतस्थल में सहज आ गए माँ गिरिजा की करुण कृपा से। और यह जो वंश परंपरा, वंशावली लिखी हुई है, यह मेरे अनुज ललित मोहन जोशी, जो एक राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने उनका नाम नीचे दिया हुआ है, उनका नाम नीचे। अब डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी का जो संदेश है ग्रहण के विषय में, उसे आपको मैं बताना चाहता हूँ। वह कहते हैं यह जो ग्रहण है, इसकी जो गणना है वो कम से कम 2, 2.5, 3 साल पहले कर चुके थे और यह रविवार को पड़ रहा है 21 जून को, इसलिए इस ग्रहण का नाम चूड़ामणि ग्रहण भी होगा। इसको चूड़ामणि कहेंगे। चूड़ामणि का के कई अर्थ हैं। चूड़ा अर्थात चूड़ी के आकार का यह ग्रहण दिखाई देगा। जैसे सुंदरकांड में श्री तुलसीदास जी के
रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी अपनी चूड़ामणि उतार करके देती हैं। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, इस प्रकार से वर्णन आता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है चूड़ामणि इस ग्रहण का नाम होगा। और उनका इससे जो बृहद ज्योतिष पर ज्ञान है वह परिलक्षित होता है। मैंने अनेक ज्योतिष के ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन मेरे को चूड़ामणि नाम ग्रहण के विषय में कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं समझता हूँ जो उनका गूढ़ ज्ञान है, सहस्त्राधिक ज्योतिष के ग्रंथों का ज्ञान है, वह कितना अधिक है, इसी से कुछ हम अंदाज लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण हम जानते हैं हमेशा अमावस्या को ही होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। अमावस्या कब होती है? अमावस्या जब चंद्रमा और सूर्य की राशि अंश कलादि, राशि अंश कला विकला लगभग बराबर होती हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा वहाँ पर अदृश्य होता है, हम देख नहीं पाते हैं। उसके बाद ग्रहण अमावस्या क्या है? अमावस्या ये मैंने आपको बताया। उसके बाद जो सूर्य चंद्र की गति है, सूर्य और चंद्र की जो गति है, उसका हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा की जो राशि अंश कलादि वो 0 होती हैं, बराबर होती हैं, या हम कहेंगे उनके लैटिट्यूड जो अक्षांश होते हैं वो बराबर होते हैं। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। इसके पश्चात अब सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। यह सामान्य सी एक बात है। ज्योतिष के आधार पर मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। आकाशीय तेजस्वी ज्योतिष के पिंड के सामने यदि कोई अपारदर्शक, ट्रांसल्यूसेंट और अप्रकाशित पदार्थ आ जाता है तो वह जो प्रकाशमान ज्योतिष के पिंड है उसके प्रकाश को ढक देता है और अपने दूसरे पार वालों को छाया दे देता है, अर्थात अंधकार उत्पन्न करता है। वह सूर्य ग्रहण है, वह ग्रहण होता है। अब यह सूर्य ग्रहण की परिकल्पना में देखेंगे तो इसको सूर्योपराग कहते हैं। उपराग माने होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ये जो सूर्य ग्रहण है इसको सबसे पहले किसने खोजा था? सबसे पहले जो महर्षि अत्रि हुए हैं, महर्षि अत्रि मुनि इसके दृष्टा हैं, इसको खोजने वाले हैं। उन्होंने इसके विषय में ऋग्वेद में एक वाक्य आता है, यदत्वा सूर्य स्वरभानु तमसा विद्युदासुर। उन्होंने सूर्य ग्रहण में जो अंधकार आ जाता है उस अंधकार रूपी उसको एक राक्षस की संज्ञा दी है। और मध्ययुगीन ज्योतिर्विज्ञान के जो उच्चतम आचार्य हुए हैं, भास्कराचार्य प्रभृति, उन्होंने इसके विषय में धार्मिक तौर पर जो धार्मिक उनका दृष्टिकोण है उसके आधार पर उन्होंने कहा है, बहुफलम जब दान हुतादिके श्रुति पुराण विदहो प्रवदंती ही। इस प्रकार से वो कहते हैं जब दान आहुति अर्थात होम यज्ञ हवन आदि इस जो अवधि है ग्रहण की अवधि उसमें करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मित्रों इस प्रकार से यह हो गया। अब चंद्रमा कैसे गति प्रदान करता है? चंद्रमा हम सब जानते हैं पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष में ऑर्बिट में पृथ्वी और सूर्य के चक्कर लगाता है। इस प्रकार से जब वह चक्कर लगाते हुए एक समय ऐसा आता है वह पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है और वह दिन अमावस्या का होता है। उस दिन चंद्रमा और सूर्य की
जो अंश आदि हैं, अंश कला आदि हैं, राशि अंश कला आदि, वह बराबर हो जाते हैं, लैटिट्यूड दोनों के शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें एक तत्व और होता है, वह तत्व होता है राहु या केतु। राहु केतु भी, राहु या केतु दोनों में से कोई भी एक, जो 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण आने वाला है, उसमें मिथुन राशि के ही राहु हैं, मिथुन राशि में ही चंद्र हैं, मिथुन राशि में ही सूर्य नारायण भगवान हैं। यह तीनों मृगशिरा के चतुर्थ चरण में हैं। इनके अंश कलादि लगभग बराबर हैं। इस प्रकार से यह अमावस्या को जब यहाँ पर स्थिति बनती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, इस प्रकार से ग्रहण की स्थिति बनती है। अब जब चंद्रमा गतिशील है और पृथ्वी भी गतिशील है, चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटते हैं और यह चक्कर उनका 27 दिन अपने ऑर्बिट में जब घूमते हैं, उनका यह ऑर्बिट का एक चक्र 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड, इतने समय में यह अपना एक ऑर्बिट का एक चक्र पूरा करते हैं। इस प्रकार से यह चांद्रमास होता है। इस प्रकार से अब राहु केतु बताया, ग्रहण में राहु केतु का भी बड़ा योगदान है। राहु या केतु कोई भी एक होगा। इसमें राहु क्या है, केतु क्या है? राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है ज्योतिष में। शैडो प्लैनेट इसको कहते हैं, शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह। अब वैसे आकाश मंडल में इसकी कोई स्थिति नहीं है, ज्योतिष के ग्रंथों में इसका वर्णन अवश्य है और वह फलित भी होता है, लेकिन इसका अंश कैसे है, मान्यता कैसे है ज्योतिष ग्रंथों में, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। जब चंद्रमा उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए अपने परिभ्रमण पथ पर, अपने ऑर्बिट पर उत्तर दिशा की तरफ भ्रमण करते हुए सूर्य के कक्ष को काटता है, तो वह जो संपाद बिंदु है, ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट है, वह क्रॉसिंग पॉइंट राहु होता है। अब वहां से नीचे उतरते हुए जब दक्षिण दिशा में चंद्रमा सूर्य की कक्षा को उगाड़ते हैं, उसका भेदन करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो दक्षिण की दिशा में उसको केतु कहा गया है। इस प्रकार से राहु केतु भी स्पष्ट हो गए। अब जो यह सूर्य ग्रहण है 21 जून 2020 को, यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। खग्रास, खग्रास अर्थात पूर्ण ग्रहण, या इसको सर्वग्रास भी कहते हैं, खग्रास भी कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण ग्रहण भी कहते हैं। दूसरा होता है कंकणाकृत, कंकण के आकार की, कंगनाकार भी कह सकते हैं, चूड़ी के आकार का, जैसे आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी बताते हैं, उनके अनुसार यह कंगनाकार भी होता है, वलयाकार भी इसको कहते हैं, छल्लेदार भी कह सकते हैं, एक सर्किल के रूप में भी यह कहीं कहीं दिखाई देगा। और तीसरा होता है खंडग्रास, आधा अधूरा थोड़ा बहुत सूर्य ग्रहण होता है, इसको खंडग्रास कहते हैं। इस प्रकार से वलयाकार, कंगनाकार या कंकणाकृति और चूड़ामणि और खंडग्रास, इस प्रकार से यह ग्रहण के प्रकार होते हैं। पंचांग गणना के केंद्र में मैंने आपको बताया, इस प्रकार से यह ग्रहण की रूपरेखा बनती है। अब जो आकाशीय ज्योतिष पिंड होते हैं, उनमें मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा कोई आकाशीय तेजस्वी ज्योतिष पिंड नहीं है, यह धरती का ही एक उपग्रह है। जैसे मैंने पहले भी बताया, धरती का, पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण यह पृथ्वी का भ्रमण करता है। एक अंडाकार इसका पथ है, ऑर्बिट है, उस अंडाकार पथ में यह परिभ्रमण करता है और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर यह हमको रोशनी देता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकाश के सूर्य के प्रकाश से ही परावर्तित कर करके प्रकाशित करता है, प्रकाशवान दिखाई देता है। अब इस प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा सन्निकट आ जाते हैं, सूर्य के सन्निकट कोई भी ग्रह आ जाता है, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी अन्य 8 ग्रह आते हैं तो वह क्षीण हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उनको इंग्लिश में कंबस्ट कहते हैं, ये हो जाते हैं और वह दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कहते हैं शुभ मांगलिक कार्यों में गुरु अस्त है, उसमें मांगलिक विवाह आदि कार्य नहीं होंगे, शुक्रास्त है, तो उसका मतलब यही है सूर्य के 10 डिग्रीज के अंदर यदि कोई भी ग्रह आता है उसको अस्त माना जाता है। इसी प्रकार से ग्रहण की स्थिति भी होती है। इसी प्रकार से किसी की जन्म पत्र में सूर्य के साथ केतु आ जाते हैं, राहु आ जाते हैं, चंद्रमा के साथ राहु केतु आ जाते हैं, तो उसको ग्रहण की स्थिति माना जाता है। लेकिन वह ग्रहण वास्तविकता में ग्रहण नहीं होता है, लेकिन वह अमावस्या के दिन ही होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा की राशि अंश कलादि समान होती है। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं तीनों, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, अपने दूसरे पार वालों को अर्थात पृथ्वी वालों को छाया देता है, तो पृथ्वी वाले उसको ग्रहण के रूप में देखते हैं, सूर्य को ढका हुआ देखते हैं। अब मित्रों, मैं आपको इस ग्रहण के विषय में एक और जानकारी देना चाहता हूं। यह ग्रहण कहीं कहीं खंडग्रास होगा, कहीं कहीं खंडग्रास होगा, अर्थात आधा अधूरा दिखाई देगा, और कहीं कहीं यह चूड़ामणि, जैसे आचार्य बताते हैं, चूड़ामणि के रूप में दिखाई देगा, छल्ले के रूप में दिखाई देगा, कंगन, चूड़ी के समान कंगनाकार दिखाई देगा, वलयाकार, वलय के आकार का दिखाई देगा, अर्थात जो सूर्य का बाहरी किनारा है वह एक वलय के आकार में, सर्किल के आकार में दिखाई देगा, और बाकी अंदर का जो भाग है उसको चंद्रमा अपने आवेश में ले लेंगे। इस प्रकार से अब आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी, उनके जो यह गणित है उसमें उन्होंने गणित किया हुआ है, उसमें वह बताते हैं, इसमें उसका समय दिया गया है, जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, सूर्य ग्रहण प्रारंभ का समय दिया है प्रातःकाल, मध्याह्न से पहले, दोपहर से पहले 10:25, और मोक्ष इसका मध्य जो भाग होगा, मध्य भाग होगा 12:07, और जो मोक्ष होगा, सूर्य ग्रहण समाप्त होगा 13:53, अर्थात दोपहर के 1:53, 1:53 PM दोपहर बाद समाप्त होगा। अभी जो यह 12:07 है ग्रहण का मध्य भाग, यह ग्रहण का जो पूर्ण अवधि होती है उसका मध्य भाग होता है। यह मध्य भाग सामान्यतया जो एक सामान्य रूप से हम समझें तो यह उस तिथि का अंतिम समय होता है, अर्थात 12:07 पर, क्योंकि अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णमासी होती है तो पूर्णमासी को मानेंगे, अमावस्या होती है तो अमावस्या को मानेंगे, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या के दिन 7:04 पर 12:07 पर अमावस्या तिथि का अवसान होगा, अर्थात 12:07 से इसमें 15 मिनट से आधे घंटे तक का टॉलरेंट होता है। 15 मिनट से 30 मिनट के आगे पीछे तिथि समाप्त होती है। यह ग्रहण का मध्य समय होता है।
अब मैं आपको बताता हूं इस ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा। जो यह सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण सायन जो कर्क राशि, सायन सूर्य हैं वह कर्क राशि में चले गए हैं 20 जून 2020 को। सायन सूर्य कर्क राशि में, वैसे कर्क के सूर्य आपके 16 जुलाई को होंगे। जो कर्कार्क होता है, सावन का जो सौर मास होता है वह 16 जुलाई से आरंभ होगा। लेकिन सायन सूर्य, एक सायन सूर्य होते हैं, वो सायन सूर्य 20 जून 2020 को कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क का सूर्य माना जाता है सायन सूर्य के अनुसार। तो इस जो सूर्य ग्रहण है, इस सूर्य ग्रहण, इस सूर्योपराग, इस उपराग का जो असर होगा, प्रभाव होगा, वह कर्क रेखा, जो पृथ्वी पर कर्क रेखा के आसपास की पृथ्वी है, उस पर निवास करने वाले जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, उन पर विशेष रूप से होगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया जैसे कि इसके उपज्ञ, प्रथम उपज्ञ कहते हैं जो प्रथम दृष्टा हैं, वह अत्रि ऋषि हैं। तो अत्रि ऋषि वहाँ से लेकर के आज तक का इस गणित का बहुत बड़ा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण गणित का बहुत बड़ा इतिहास है। हम जानते हैं इसमें विज्ञान, साइंस, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यह विज्ञान कुछ दशक पहले ही हमारे सामने आया है। इसरो है, नासा है, लेकिन हमारे जो ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिष विद्या है, इसको चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्य हो जाए। तो कहा है जो मन है यह चंद्रमा है, यह मन का कारक है। सूर्य वो नेत्रों के कारक हैं। इस प्रकार से जो चंद्रमा है, इसकी उत्पत्ति वेद से हुई है। वेद का जो मन है वह चंद्रमा है, और जो सूर्य नारायण है वह वेद की आंख है। अर्थात सूर्य नारायण भी वेद से उत्पन्न हुए हैं। और वेद कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वेद महानारायण से उत्पन्न हुए हैं। भगवान महानारायण से उत्पन्न होकर के उन्होंने वेद उत्पन्न करे, वेदों से मन उत्पन्न हुआ, वेदों से नेत्र उत्पन्न हुए। अर्थात ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, ज्योतिष को वेद का चक्षु, आंख, नेत्र कहा गया है। इस प्रकार से मित्रों, आपने मुझे सुना और मेरी सूर्य ग्रहण मीमांसा आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।